नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना ही यूट्यूब चैनल TTCP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने बेशक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? क्वेश्चन क्या है, 1938 में किस व्यक्ति ने बेशक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसने मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके अतिरिक्त हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक थे? 15/8 यानी 15 अगस्त 1947। कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 27/5/1964 तक। यहाँ से और एक क्वेश्चन क्या बनता है, क्या बनेगा कि किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? तो किसका होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितना साल था, कितना महीना था? तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। कितना दिन? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन इसका कार्यकाल था। कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इनमें प्रमुख क्या क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके इन पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसका क्या क्या नारा है? इम्पोर्टेंट तो महत्वपूर्ण नारे हैं आराम आराम हराम है, और क्या? पूर्ण स्वराज। इनके दो प्रमुख नारे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 में, 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद का जो है नाम बदला गया। बदल के क्या रखा गया? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो है गवर्नर से क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। यहाँ से और एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है मेरा? बंगाल के गवर्नर पद का जब नाम बदला गया, उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में
उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब की गई? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन की संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन की संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। इसके अतिरिक्त जो है ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान, मंत्रिमंडल की प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और विधि की समता। ये सब प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किसका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में? पंचायती राज व्यवस्था का जो है उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का। 11वीं अनुसूची में विषय की बात करें तो उसमें कितना विषय है? 29 विषय है। कितना विषय है? 29 विषय में। यहाँ पर देखिए 29 विषय, यहाँ पर याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए वर्णों इसका जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है? 11। इसलिए 11 से क्या याद रखेंगे? 11वीं अनुसूची। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। इसमें 12वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में जो है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन यानी नगरपालिका की इसमें चर्चा की गई है। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन यानी नगरपालिका की इसमें चर्चा की गई है। इसमें कितना विषय है? 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? तो इसमें कितना विषय है? 18 विषय है। कितना? 18 विषय है इसमें 12वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसका भी डिस्कशन इसमें करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा इससे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
तो कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। कौन गठन करता है इसका, वित्त आयोग का? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्षों के लिए गठन करता है ये भी प्रश्न बनेगा। तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए। फिर अगला क्या प्रश्न बनेगा वित्त आयोग से कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसका अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहला प्रश्न क्या बना? गठन कौन करता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? कितने वर्षों के लिए गठन होता है। तीसरा प्रश्न क्या बना यहाँ से? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कभी कभी इस वित्त आयोग के कार्य से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व का वितरण करना इसका मुख्य कार्य होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये चीज़ याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। कौन होता है प्रथम विधि अधिकारी? भारत का महान्यायवादी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इससे जुड़े प्रथम प्रश्न क्या बनेगा मेरा? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इसका कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न क्या बनेगा? ऐसा कौन सा अधिकारी है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अगला प्रश्न क्या बनेगा? ऐसा वो कौन सा अधिकारी है जो संसद सदस्य न होते हुए भी उसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसको अधिकार है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। किसको अधिकार है? महान्यायवादी को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार है। फिर उसी प्रकार और एक प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? वो कौन सा अधिकारी है जो संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकता है लेकिन मतदान करने का उसको अधिकार नहीं है? तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी को जो है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन उसको जो है मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है आपातकाल? 3 प्रकार का। क्या क्या? पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। पहला क्या है? राष्ट्रपति आपात। तो इसका जो है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति आपात का? तो राष्ट्रपति आपात का वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में। इसमें अनुच्छेद 352 में किसका राष्ट्रपति आपात का जो है वर्णन किया गया है। अब
और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति आपात जो है अब तक कितने बार लागू हुआ है। राष्ट्रपति आपात जो है अब तक कितने बार लागू हुआ है, तो कितना बार लागू हुआ है, तक 3 बार। कितना बार? 3 बार जो है अब तक लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में एक बार कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार कब लागू हुआ था? 1971 में। 3 दिसंबर 1971 में। तीसरी बार कब लागू हुआ था? 26 जून 1975 में। यहाँ से और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रपति आपात जब भारत में प्रथम बार लागू हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था या कौन थी? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जब प्रथम बार राष्ट्रपति आपात लागू हुआ था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 356 में। और प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रथम बार जो है पंजाब में। कहाँ पर? राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कहाँ पर लागू हुआ था? पंजाब में। कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 1951 में। 20 जुलाई 1951 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार वित्तीय आपात से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो पहला प्रश्न क्या बनेगा कि वित्तीय आपात का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वित्तीय आपात का जो है भारत में अब तक कितना बार लागू हुआ है? वित्तीय आपात भारत में अब तक कितना बार लागू हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, यानी कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।